नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी भारत में स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनमें से प्रमुख इनका भी स्थान रहा है विनायक दामोदर सावरकर का। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे और स्टोरी के माध्यम से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से याद भी हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इनका जन्म मराठी ब्राह्मण हिंदू परिवार में 28 मई 1883 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर सावरकर, माता का नाम राधाबाई। इनका जो गांव था वो था भगूर, नासिक, महाराष्ट्र में। और इनके 2 भाई थे और एक बहन थी। इनके जो बड़े भाई थे वो थे गणेश और थर्ड नंबर पर थे नारायण। सेकंड नंबर पर खुद वीर सावरकर थे और इनकी बहन का नाम था मैना और इनका जो उपनाम था वो था वीर। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इनकी पत्नी का नाम था यमुना। तो ये फैक्ट आपको सभी ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं जो ये इनकी माताजी है राधाबाई। जब वीर सावरकर 9 वर्ष के थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी और थोड़े समय बाद में दामोदर सावरकर की भी मृत्यु हो गई थी। तो जब माता पिता की इनकी मृत्यु हो गई तो बड़े भाई गणेश ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। माता पिता की मृत्यु के बाद में गणेश को बाबा राव के नाम से भी जाना जाने लगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और इस अवधि के दौरान विनायक ने मित्र मेला नामक एक युवा समूह का आयोजन किया। और ये इस युवा समूह का आयोजन इन्होंने कब किया था तो 1900 ईस्वी में किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर बाद में 1902 में इस समूह का बाद में उपयोग करके जुनून के क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादी विचारों को उन्होंने प्रोत्साहित किया था। फिर बाद में उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया। फिर आगे बात करते हैं। जो वीर सावरकर थे वे बंगाल के विभाजन और बढ़ते स्वदेशी अभियान के खिलाफ थे और वे काफ़ी अधिक प्रभावित थे। जो नई पीढ़ी के कट्टरपंथी राजनीतिक नेता थे, यानी कि जो गर्म दल के नेता थे, ठीक है, गर्म दल के जो नेता थे जिसमें बाल गंगाधर तिलक हैं, विपिन चंद्र पाल है और लाला लाजपत राय हैं, इनसे ये काफ़ी अधिक प्रभावित थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे 1904 में वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की। इसकी स्थापना का उनका मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना और उनका मानना था कि भारत तभी स्वतंत्र होगा जब सभी लोगों की चेतना जगेगी। जब तक लोगों की चेतना नहीं जगेगी तब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता। अगर भारत के वासियों को स्वतंत्रता चाहिए तो सभी लोगों को इकट्ठा होना होगा और अपने अंदर की चेतना को जगाना होगा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होगा, तभी भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। इसके बाद में वो अपनी डिग्री को पूरी करने के बाद में वो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता श्यामजी कृष्ण वर्मा ने छात्रवृत्ति पर कानून का अध्ययन करने के लिए विनायक को इंग्लैंड जाने में मदद की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो लॉ की स्टडी के लिए उनको इंग्लैंड जाना था तो इनकी मदद की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। जो गरम दल के जो सदस्य थे ने बहुसंख्यक उदारवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के एजेंडे को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसलिए इनको स्वीकार नहीं किया क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो एजेंडे के जो नेता थे जितने भी, वो उनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश शासकों के साथ बातचीत कर और अंग्रेजों का विश्वास हासिल करके स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। लेकिन जो गरम दल के जो जितने भी नेता थे उनका मानना था कि इस प्रकार स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। अंग्रेजों को तो बस ये तो लाठी से मारने वाले हैं, लाठी के बल पे ही भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। तो ऐसा जो ये गरम दल के जो जितने भी सदस्य थे, दल के नेता थे, उनको समर्थन करते थे वीर सावरकर और उनसे प्रेरित हुए थे काफ़ी अधिक। फिर आगे देखते हैं। आगे फिर जब वीर सावरकर लंदन गए तो लंदन में उन्होंने ग्रे इन लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद में वो इंडिया हाउस में रहे। वहाँ पर सावरकर ने जल्द ही एक क्रांति के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लक्ष्य से साथ ही भारतीय छात्रों को संगठित करने में मदद करने के लिए स्वतंत्र भारत समाज की स्थापना की। तो ये फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत समाज की स्थापना किसने की थी तो वीर सावरकर ने की थी। फिर आगे आगे देखते हैं। यहाँ पर इनकी एक पुस्तक दे रखी है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इनकी ये पुस्तक है भारत की स्वतंत्रता के युद्ध का इतिहास और ये इन्होंने 1909 ईस्वी में लिखी थी। और ये जो पुस्तक है ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया था इन्होंने। और इनका मानना था कि स्वतंत्रता के लिए
एक बार फिर से गुरिल्ला युद्ध की इन्होंने कल्पना की थी। और इसमें जो इन्होंने स्रोत जुटाए थे वो इंग्लैंड के साथ साथ भारतीय स्रोतों से ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जब अंग्रेजों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन एक भारतीय प्रवासी जिनका नाम था मैडम भिकाजी कामा, इन्होंने इसकी प्रतियां नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी में वितरित की। व्यापक रूप से जब इसकी तस्करी और इस पुस्तक की तस्करी और यह परिचालित हुई तो पुस्तक ने बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल की और इस पुस्तक से काफ़ी अधिक भारतीय के युवा थे उनको इस पुस्तक ने काफ़ी अधिक प्रभावित किया था। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है 1909 में सावरकर के एक दोस्त थे मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में सर विलियम हर्ट वाइली की हत्या कर दी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मदनलाल ढींगरा थे ये अभिनव भारत के एक सदस्य थे और जो वीर सावरकर के जो बड़े भाई थे गणेश, वो भी अभिनव भारत के सदस्य थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और अंग्रेजों ने इस समय से सावरकर पर नजरें गाड़े रखी कि अगर अब वीर सावरकर कुछ भी गलती करे तो इनको जेल में डाल दो। जो ढींगरा ने यह कार्रवाई की, इससे पूरे ब्रिटेन और भारत में विवाद भड़का। साथ ही कुछ उत्साहियों ने इनकी प्रशंसा की तो कुछ ने इनकी निंदा की। सावरकर ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने हत्या का समर्थन किया और समर्थन को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने काम किया ताकि ढींगरा को कानूनी रूप से बचाया जा सके। इसके बाद में उन्होंने एक नारा भी दिया था जो था एक देश, एक ईश्वर, एक जाति, एक मन, बिना किसी संदेह के हम सब भाई। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस अवधि के दौरान सावरकर ने पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने में मदद की थी जो कि मैडम कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में विश्व समाजवादी सम्मेलन में फहराया था। ये जो फैक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। वापस देखते हैं कि जो पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन में मदद की थी वो किसने की थी, तो वो वीर सावरकर ने की थी जो कि मैडम कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में विश्व समाजवादी सम्मेलन में फहराया था। फिर आगे देखते हैं, आगे अब सावरकर पर जो स्कॉटलैंड की जो पुलिस थी उसका शिकंजा कसता जा रहा था। उनके मार्गदर्शन में यानी वीर सावरकर के मार्गदर्शन में लंदन, मुंबई, पुणे और नासिक में कई क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। उनका पता लगाया गया, आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें भारत वापस भेजने के आदेश दिए गए। गिरफ्तारी से बचने के उम्मीद में सावरकर ने पेरिस के मैडम कामा के घर वो चले गए। फिर भी उन्हें 13 मार्च 1910 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब वो समुद्री मार्ग से वापस आ रहे थे तब उन्होंने वहां से कोशिश भी की थी भागने की और वो एक बार तो समुद्र में भी कूद गए थे, लेकिन वापस वहां से उनको पकड़ दिया गया और बाद में वो वापस भारत लाए गए। आगे जब वो मुंबई पहुंचे तो मुंबई पहुंचकर सावरकर को पुणे की यरदवा जेल, सेंट्रल जेल में ले जाया गया। विशेष न्यायाधिकरण का पहला परीक्षण 10 सितंबर 1910 को किया गया और इसके बाद में कई मुकदमे हुए और एक मुकदमे के बाद 28 साल की उम्र में सावरकर को दोषी ठहराया गया। 50 साल को उनको कारावास की सजा मिली। 4 जुलाई 1911 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में उनको ले जाया गया। जो ये सेलुलर जेल थी, इस जेल को ऐसा कहा जाता था कि ये नर्क से कम नहीं है। यहाँ पर जो जितने भी कैदी थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार होते थे। वहां पर पत्थर तोड़ना, रस्सी बनाना, पिसाई के काफी हार्ड काम करवाए जाते थे। थोड़ा सा इस जेल के बारे में हम देख लेते हैं। जो अंतिम कैदी थे, लास्ट प्रिजनर, उनके लिए उनको बैलों की तरह बंदी जो चक्कियां होती थी उसमें खोपरा पीसना होता था। खोपरा पीसकर तेल बनाना होता था और प्रत्येक को हर रोज 30 पाउंड तेल निकालना पड़ता था और हर कैदी को सुबह 5 बजे जल्दी उठना होता था और देर रात में उनको सोने दिया जाता था। उनकी पिटाई की जाती थी, कोड़े मारे जाते थे। थकावट और अमानवीय अत्याचारों से कुछ कैदियों की मृत्यु भी हो गई थी। खराब भोजन, अस्वाभाविक स्थितियां, पत्थरों का बिस्तर और सर्दियों में जो ठंड का मौसम था उनकी नींद उड़ाती थी इस जेल में, सेलुलर जेल में। तो इस सेलुलर जेल को नर्क से कम नहीं माना जाता था। जो वीर सावरकर जब वहां से कूदे थे, जब मैंने आपको बताया कि वो उनको वापस भारत लाया जा रहा था और समुद्र में वो कूद गए थे, तो समुद्र में उनके कूदने का यही था कि उनको पता चल गया था कि उनको इस जेल में भेजा जाएगा, सेलुलर जेल में। और उनको पता था कि
सेलुलर जेल के हालात वहाँ पर हर किसी के खराब हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं। अब वीर सावरकर एक कवि तो थे ही थे, कवि के रूप में वो वहाँ पर जेल में बैठे बैठे काफ़ी बेचैन हो गए थे। तो उन्होंने अब बेचैन हो गए थे, लेकिन वहाँ पर जो राजनीतिक कैदी होते थे उनके पास ना तो कलम होता था और ना ही कागज। तो उन्होंने अपने नाखूनों से जेल की दीवारों पर कविता लिख डाली और जो उन्होंने अपने महाकाव्य कमला को अंधेरों में अपनी कोठरी की चढ़ी हुई मिट्टी की दीवारों पर हजारों पंक्तियां लिखी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंस्पायर करते हैं जो इस प्रकार की ये पंक्तियां हैं। इन्होंने याचिका भी लगाई थी कि मुझे यहाँ से रिहा किया जाए। सबसे पहले लगाई थी 1911 में, लेकिन अंग्रेजों ने इन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। 1913 में भी याचिका लगाई, इस पर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत सोचा था। 1917 में जब इन्होंने वापस याचिका लगाई तो इसके बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचा था। फिर जो कांग्रेस के जो नेता थे और महात्मा गांधी, इसके अलावा विठल भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने इनकी बिना शर्त रिहाई की मांग की थी 1920 में। फिर इसके बाद में 2 मई 1921 को सावरकर बंधुओं को रत्नागिरी के जेल में लाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1921 मई 1921 में सावरकर को सेलुलर जेल से रत्नागिरी जेल में लाया गया। इसके बाद में उन्हें यरदवा, जो कि पुणे में थी, यरदवा सेंट्रल जेल में रखा गया। आखिरकार उन्हें कड़े प्रतिबंधों के तहत 6 जनवरी 1924 को रिहा किया गया। लेकिन जब रिहा किया गया तो कुछ शर्तें रखी गई। शर्तें ये रखी गई कि उन्हें रत्नावली जिला नहीं छोड़ना है और अगले 5 वर्षों के लिए किसी भी प्रकार की वे राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं। उनको राजनीतिक गतिविधियों से बचना है। इसके बाद में वो सावरकर बॉम्बे चले गए और 1937 ईस्वी में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने 1943 तक इसमें काम किया। कांग्रेस ने 1947 के चुनाव की शुरुआत की, लेकिन कांग्रेस और जिन्ना के बीच जो संघर्ष था, हिंदू मुस्लिम राजनीतिक विभाजन, वो बढ़ता ही जा रहा था। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो वीर सावरकर थे वो जिन्ना से भी काफ़ी अधिक प्रभावित थे और वीर सावरकर का मानना था कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। हिंदू और मुसलमानों 2 अलग अलग समुदाय है और इनको अलग होना ही पड़ेगा। लेकिन ये इस बात पर कभी भी सहमत नहीं थे कि 2 अलग देश बने हिंदू और मुसलमानों के लिए। ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं और इनको अलग अलग रहना चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं चाहते थे कि जो हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग देश बने। जब कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो सावरकर ने इसकी आलोचना की और हिंदुओं से युद्ध के प्रयासों में सक्रिय रहने के लिए कहा। तो जो कांग्रेस के जो जितने भी ये नेता थे वो जो द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका विरोध किया था। जो अंग्रेजों ने भारतीयों को भेजने की बात कही तो काफ़ी अधिक विरोध किया था। लेकिन वीर सावरकर का मानना था कि हिंदुओं को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लेना चाहिए। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने 1944 में जिन्ना के साथ वार्ता करने की गांधी जी की पहल का भी विरोध किया था। फिर आगे देखते हैं। हालांकि 1939 में कांग्रेस के मंत्रालयों ने भारत के लोगों की सलाह के बिना दूसरे विश्व युद्ध में भारत को जुंजारू घोषित करने की वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की कार्रवाई का विरोध किया था, के कारण इस्तीफा दे दिया था। तो जितने भी ये कांग्रेस के मंत्रालय थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो लॉर्ड लिनलिथगो थे उन्होंने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में भेजने के लिए काफ़ी अधिक संघर्ष किया, या फिर कह सकते हैं कि पुरजोर बल दिया। इसके कारण कांग्रेस के नेताओं ने काफ़ी अधिक विरोध किया और सारे जितने भी कांग्रेस के मंत्रालय थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में सावरकर की अध्यक्षता में हिंदू महासभा के नेतृत्व में और कुछ प्रांतों में मुस्लिम लीग और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकारें बनाई गई। फिर गिरफ्तार की बात करते हैं। वापस वीर सावरकर को कब गिरफ्तार किया गया? तो 30 जनवरी 1948 जब गांधी जी की हत्या की गई नाथूराम गोडसे के द्वारा और उनके सहयोगियों और षड्यंत्रकारों को उसमें गिरफ्तार किया गया। तो इसमें वीर सावरकर का भी नाम आया और थोड़े दिनों बाद में, यानी 6 दिन के बाद में ही 5 फरवरी 1948 को शिवाजी पार्क में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ऑर्थर रोड जेल में रखा गया। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आगे, जब गांधी जी की हत्या में इनका नाम आया तो सावरकर के घर पर जो भीड़ थी उन्होंने गुस्से में पत्थरबाजी भी की।
लेकिन इनको बरी कर दिया गया, इन पे जो आरोप लगाए गए वो खारिज कर दिए गए। वहां पर जब इनको बरी किया गया तो बरी करने के बाद में सावरकर को वापस सरकार द्वारा आतंकवादी हिंदू राष्ट्रवादी भाषण करने के लिए गिरफ्तार किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन वापस इनको छोड़ दिया गया इस बात पर सहमत होने पर कि वे राजनीतिक गतिविधियों को छोड़ देंगे। फिर आगे देखते हैं, इन्होंने हिंदुत्व पर काफी अधिक पुरजोर बल दिया था। सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को इन्होंने संबोधित करना जारी रखा था। 1963 में इनकी पत्नी यमुना का निधन हो गया। थोड़े समय बाद में 1 फरवरी 1966 को सावरकर ने दवाइयों जो ये दवाई लेते थे, दवाई इसके अलावा भोजन और पानी सभी का त्याग कर लिया और इन्होंने इसको क्या कहा था, आत्मार्पण यानी मृत्यु तक उपवास। जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक के लिए वो उनका उपवास जारी रहेगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु कब हुई और इन्होंने किस पर जोर दिया, हिंदुत्व पर जोर दिया था। अगर इनके विचारों की बात करें तो इनके विचारों का हमें इनके ग्रंथ हिंदुत्व से काफी पता चलता है। रत्नागिरी जेल में जब वो थे, बीते संक्षिप्त समय में सावरकर ने अपना वैचारिक ग्रंथ लिखा, हिंदुत्व में कौन हिंदू है। जेल से बाहर तस्करी, यह सावरकर के समर्थकों द्वारा उनके उपनाम महारात के तहत प्रकाशित किया गया था। इस कार्य में सावरकर हिंदू सामाजिक और राजनीतिक चेतना को दूरदर्शी नई दृष्टि को बढ़ावा देते थे। फिर आगे देखते हैं, सावरकर ने धार्मिक पहचान से परे होकर हिंदू को भारतवर्ष के देशभक्तों के रूप में वर्णित करना शुरू किया। वे जो वीर सावरकर थे, वे चाहते थे कि जितने भी हिंदू समुदाय हैं वो सभी एक हो, जिसमें हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है और बौद्ध धर्म है। इन सभी को उन्होंने एक ही बताया था और उन्होंने अखंड भारत यानी संयुक्त भारत के रूप में हिंदू राष्ट्र की उन्होंने एक चेष्टा की थी कि भारत इस प्रकार से हो। इसके बाद में उन्होंने जो मुसलमान थे और ईसाई थे, इनको बहिष्कार करने के लिए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनों के बीच में सामाजिक और सामुदायिक एकता पर जोर दिया। सावरकर ने भारतीय सभ्यता में मुसलमानों और ईसाइयों को मिसफिट्स के रूप में देखा, जो वास्तव में राष्ट्र का हिस्सा नहीं हो सकते थे। इनका मानना था कि जो मुसलमान और ईसाई हैं ये मिसफिट्स हैं, ये भारतीय संस्कृति के या फिर भारत के जो नागरिक हो ही नहीं सकते हैं, ये भारतीय राष्ट्र के हो ही नहीं सकते, ऐसा इनका मानना था। इसके बाद में सावरकर ने हिंदी को एक सामान्य राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल करने और जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ जो आंदोलन किया। तो फ्रेंड्स, ये था वीर सावरकर की जीवनी के बारे में पूरा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कहानी के रूप में इसको हमने लिया है, स्लाइड्स थोड़ी अधिक थी तो लेकिन इसमें जितनी भी इनकी जीवनी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट वो हमने कवर किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।